नमस्कार दोस्तों, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था विधि का शासन। हमने विधि के शासन के बारे में जाना, उसकी विशेषताएं देखी। इसके बाद हमने डायसी के विचार देखे विधि के शासन को लेकर के। और आज जो हम बात करेंगे कि विधि के शासन की सीमाओं की बात करेंगे कि उन पर किस तरह प्रतिबंध लगाया हुआ है, उनकी आज हम बात करने वाले हैं। और ब्रिटेन में किस तरह विधि के शासन पर सीमाएं लगी हुई है, प्रतिबंध लगा हुआ है। देखिए, हमारा टॉपिक है विधि का शासन। अब ये तो हमारा मेन टॉपिक है और आज हम जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं सीमा की, अर्थात कि किस तरह की सीमाएं लगाई जाती हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं, सीमाओं की बात कर रहे हैं, है ना। तो देखिए, अगर हम बात करें विधि के शासन की सीमाओं की, तो कुछ विधि के शासन को अगर स्थापित करना है और जहां विधि का शासन ही चाहिए तो वहां कुछ शक्तियों पर रोक लगानी चाहिए। लेकिन ब्रिटेन में ऐसा नहीं है, उसी की ही हम बात करने वाले हैं। जैसे अधिकारियों की विवेकात्मक शक्ति। देखिए, पहला पॉइंट है हमारा अधिकारियों की विवेकात्मक शक्ति। अधिकारियों की विवेकात्मक शक्ति की बात करें हम। अब देखिए, अगर हम अधिकारियों की विवेकात्मक शक्ति की बात करते हैं तो हम जानते हैं कि एक आदर्श, अगर हमको विधि का शासन स्थापित करना है तो वहां अधिकारियों की शक्ति व्यापक नहीं होनी चाहिए, स्वेच्छापूर्ण नहीं होनी चाहिए, विवेकात्मक शक्तियों का प्रयोग के ज्यादा अवसर नहीं होने चाहिए। तो एक आदर्श की बात करें हम तो हम कहेंगे कि यहां पर कि आदर्श विधि के शासन में आदर्श विधि के शासन में अधिकारियों को व्यापक, है ना, विवेकात्मक शक्ति नहीं होनी चाहिए। भाई, नहीं होनी चाहिए, अगर हुई तो समस्या आ जाएगी, काम नहीं होगा, तो नहीं होनी चाहिए। विवेकात्मक और स्वेच्छापूर्ण, ये भी लिख देते हैं, स्वेच्छापूर्ण, अपनी इच्छा के आधार पर ये शक्तियां, आदर्श विधि के शासन में अधिकारियों को ये शक्तियां नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन ब्रिटेन का जो शासन का कार्य क्षेत्र है उसमें जो अधिकारी हैं उनके उत्तरदायित्व बहुत बढ़ गए हैं। और जब उत्तरदायित्व बढ़ गए हैं तो उनको शीघ्र कार्य करने के लिए विवेकात्मक शक्तियां प्रदान की गई है। और जहां विवेकात्मक शक्तियों का आधार बना दिया जाता है वहां पर विधि पर सीमाएं लग जाती हैं। तो हम बात यही करेंगे कि परंतु ब्रिटिश शासन में अधिकारियों के उत्तरदायित्व में वृद्धि तथा कार्य क्षेत्र बढ़ गया है, जिसके कारण अधिकारियों के क्या दे दी गई है, विवेक अधिकार शक्तियां दे दी गई है। तो अधिकारियों को शीघ्र कार्य करने हेतु अधिकारियों को शीघ्र यानी जल्दी, अगर अधिकारियों से जल्दी कार्य लेना है तो उनको खुद का विवेक अधिकार का उपयोग करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा। तो शीघ्र कार्य करने हेतु
अगर जल्दी कार्य करोगे तो अधिकारियों के तभी तो होगा कार्य, है ना। तो शीघ्र कार्य करने हेतु विवेक अधिकार दिए गए हैं, विवेकात्मक शक्ति दी गई है, शक्ति दी गई है। अब विवेकात्मक जब शक्ति दे दी, अधिकारियों को क्या दे दी, विवेकात्मक शक्ति दे दी, तो क्या लग गई, विधि पर के शासन पर सीमा लग गई। अर्थात विधि के शासन को, कानून को केवल एक खिलौना समझ लिया इन अधिकारियों ने। कानून इन अधिकारियों के हाथों की क्या होगी, कठपुतली हो गई, और ये अपनी विवेक आधारित शक्तियों के आधार पर कानून की धज्जियां उड़ाना शुरू कर दिया इन लोगों ने, क्योंकि इनके उत्तरदायित्व बढ़ गए, इनका कार्य क्षेत्र बढ़ गया। और जब अधिकारियों को शीघ्र कार्य करने के हेतु विवेकात्मक शक्ति आवश्यक होती है और विवेक अधिकार शक्ति उनको दी गई है, तो इसके आधार पर, अपने विवेकात्मक शक्ति के आधार पर कानून का क्या हो गया, उल्लंघन होना शुरू हो गया। तो कानून का यहां पर क्या होता है, उल्लंघन होता है। क्यों कि आपको शीघ्र कार्य करना है तो आपको कानून के अकॉर्डिंग नहीं चल के शीघ्र निर्णय लेने पड़ते हैं। पहली बात समझ में आ गई। तो अधिकारियों के विवेकात्मक शक्ति के कारण विधि के शासन पर क्या लगी है, रोक लगी है, विधि के शासन की सीमाएं हम इनको कह सकते हैं। दूसरी बात करते हैं लोक सेवकों की विशेष स्थिति। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखिए, दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। हम कहेंगे लोक सेवकों जो लोक सेवक होते हैं ना, वो लोक सेवकों में वो आते हैं कि जो एक तरीके से अधिकारी हैं कि विशेष स्थिति, इनको विशेष स्थिति अर्थात विशेष सुविधाएं दे रखी है, उनकी आज हम बात करेंगे इस पॉइंट के अंदर। देखिए, तो लोक सेवकों को और साधारण नागरिकों में भेद होना चाहिए, लेकिन इस तरह का भेद ब्रिटेन में नहीं होता, है ना। तो जो भेद है वो कोई भेद ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो लोक सेवकों को और साधारण नागरिकों को अलग करता है, लेकिन ब्रिटेन में ऐसा भेद है। तो पहली बात हम कह सकते हैं लोक सेवक को तथा साधारण नागरिकों में कोई भेद नहीं होना चाहिए, लेकिन ब्रिटेन में इनमें भेद किया गया है। देखिए, अगर विधि का शासन है तो विधि के समक्ष सभी क्या है, समान है, चाहे वो लोक सेवक हो चाहे साधारण नागरिक हो, लेकिन अर्थात समान है, अर्थात कोई भेद नहीं होना चाहिए। लेकिन ब्रिटेन में इनके अंदर क्या किया गया है, भेद किया गया है। ब्रिटेन में क्या होता है, इनमें भेद होता है। और जो 1893 का लोक अधिकारी संरक्षण अधिनियम है, उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि इनके ऊपर अगर कोई अभियोग लगाया जाता है, इन लोक सेवकों के ऊपर कोई अभियोग लगाया जाता है, तो 6 महीने के अंदर अंदर इन लोक सेवकों को के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर नहीं होती है, मानो कोई कार्रवाई नहीं होती है, तो फिर कोई भी कार्रवाई होगी ही नहीं। और अगर अभियोग सिद्ध नहीं होता है, अगर कोई अभियोग लगाया गया इन पर, कोई अपराधी का कोई अभियोग या भ्रष्टाचार का अभियोग लगा, मानो अगर वो सिद्ध नहीं होता है, तो जितना भी कोर्ट का जो खर्चा हुआ वो उस व्यक्ति को देना होगा। देखिए, नॉर्मल वे में समझिए, मान लो एक व्यक्ति वहां पर लोक अधिकारी है, उसने कोई गलत काम किया, उस पर लगा दिया अभियोग। अब वो अभियोग की सुनवाई 6 महीने के अंदर अंदर हो जानी चाहिए। 6 महीने में नहीं होती है, हाँ, 6 महीने में क्या होती है, नहीं होती है, तो उसको तिरोहित कर दिया जाता है, अर्थात वो अभियोग को समाप्त कर दिया जाता है। तो कार्रवाई 6 महीने के अंदर हो जानी चाहिए, या तो
अगर थोड़ा समय लग गया 6 महीने से अधिक तो वो कार्रवाई को ही स्थगित कर दिया जाता है। ये लोक अधिकारी संरक्षण के अंतर्गत दिया गया है। दूसरी बात, अगर मानो कोई अभियोग है वो उस अधिकारी पर सिद्ध नहीं हो पाया। देखिए अधिकारियों के पास बहुत सारी गलियां होती है, बहुत बार ऐसा होता है कोई आदमी गलत करके भी प्रूफ नहीं होने के कारण सही साबित हो जाता है। अब सोचो अगर कोई अधिकारी है उसने कुछ गलत किया है, उसके ऊपर अभियोग लगाया गया है, लेकिन साबित करने के लिए कुछ भी नहीं बचा। अभियोग तो लग गया लेकिन साबित नहीं हुआ, तो जितना भी खर्चा आया है वो किसको देना पड़ेगा? उस अभियोग लगाने वाला व्यक्ति है ना, उसका लगेगा। पूरा खर्चा जो गवर्नमेंट है उस अभियोग लगाने वाले व्यक्ति से वसूल लेगी। तो फिर क्या करेंगे? लोग डरेंगे अभियोग लगाने से। भैया अभियोग तो लगा दिया, मानो सिद्ध नहीं हुआ, या हमने प्रूफ नहीं कर पाया, या जांच अच्छे से नहीं हुई और ये बरी हो जाता है, तो पूरा खर्चा किसको देना पड़ेगा? मुझे देना पड़ेगा। तो सभी लोग क्या करते हैं? डरते हैं, अभियोग लगाते ही नहीं है अधिकारियों के ऊपर। तो ये अधिकारियों का जो 1893 का लोक अधिकारी संरक्षण अधिनियम जो आया है, इस अधिनियम के तहत लोक सेवकों को एक विशेष स्थिति प्राप्त हो गई है। तो हम यहां कह सकते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक है 1893। 1893 का लोक अधिकारी संरक्षक अधिनियम के द्वारा लोक सेवकों को विशेष स्थिति प्राप्त हो गई है। स्थिति प्राप्त हो गई है। क्या हो गई? विशेष स्थिति प्राप्त हो गई। जैसे 6 माह के अंदर कार्रवाई, अभियोग लगने पर अगर 6 माह में कार्यवाही नहीं होती है, तो अभियोग को क्या किया जाता है? तिरोहित कर दिया जाता है ना। तो अभियोग को समाप्त मान लिया जाता है, समाप्त मान लिया जाता है। अब बताओ अगर कार्रवाई नहीं हुई, कुछ भी ऐसा कुछ नहीं लगा, तो अभियोग ही समाप्त। इसके अलावा अभियोग सिद्ध नहीं हुआ, यदि अभियोग सिद्ध नहीं होता है, अभियोग क्या नहीं हुआ? सिद्ध नहीं होता है, तो समस्त कोर्ट व्यय अभियोग लगाने वाले व्यक्ति को देना होगा। अभियोग लगाने वाले व्यक्ति को देना होगा। समझ में आ गया कि यदि अभियोग सिद्ध नहीं होता है, क्या नहीं हुआ? अभियोग सिद्ध नहीं हुआ, तो समस्त कोर्ट व्यय, जो समस्त ही कोर्ट का व्यय है, समस्त खर्चा है, वो किसको देना होगा? अभियोग लगाने वाले व्यक्ति को देना होगा। अब वो खर्चा किसके जिम्मे आ गया? अभियोग लगाने वाले व्यक्ति के जिम्मे आ गया वो खर्चा। तो क्या बात हुई कि अगर लोक सेवकों के ऊपर कोई अभियोग लगाया, क्या लगाया? अभियोग लगाया, और अगर ये क्या नहीं हुआ? ये सिद्ध नहीं हुआ, सिद्ध नहीं हुआ तो खर्चा कौन देगा? लगाने वाला व्यक्ति। अभियोग लगाने वाला व्यक्ति पूरा खर्चा को उठाएगा, वहन करेगा, जुर्माने के रूप में उसके ऊपर लगाया जाएगा। तो इससे क्या हो गया? लोक सेवकों के प्रति लोग शिकायत करने से डरने लगे, अर्थात विधि के शासन में क्या हो रहा है? उल्लंघन हो रहा है।
विधि का शासन समाप्त हो रहा है कि नहीं हो रहा, क्योंकि लोक सेवक को क्या दे दी, विशेष स्थिति दे दी। और विधि के शासन में तो चाहे जनता हो चाहे लोक सेवक हो, कोई भेद नहीं होना चाहिए। लेकिन 1893 के लोक अधिकारी संरक्षण के द्वारा, इस अधिनियम के द्वारा इनको विशेष स्थिति प्रदान की गई है। क्लियर हो गया आपको ये बात अच्छे समझ में आगे होगी, मैं विश्वास करता हूं। आगे बात करें, देखिए आगे बात करते हैं। तीसरे पॉइंट को लेकर चर्चा करते हैं। देखिए तीसरा पॉइंट क्या कहता है, थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो प्रदत्त विधान या प्रदत्त व्यवस्थापन, प्रदत्त विधान या व्यवस्थापन। देखिए प्रदत्त व्यवस्थापन का मतलब है कि जो प्रशासन का जितना भी संसदीय काम था, जो कानून निर्माण से संबंधित है, वो समस्त प्रदत्त व्यवस्थापन के कारण जो संसद की जो शक्ति थी, अब वो शक्ति किसके हाथ में आ गई, कार्यपालिका के हाथ में आ जाती है। वही कहलाता है प्रदत्त विधान। तो देखिए हम यहां पे देखते हैं कि कानून निर्माण का कार्य, निर्माण का कार्य संसद का होता है, संसद का होता है, ठीक है। परंतु प्रदत्त व्यवस्थापन के कारण कार्यपालिका कानून निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है कि नहीं? देखिए कानून निर्माण क्या निभाती है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कौन निभाती है, कार्यपालिका। अब देखिए जब कार्यपालिका ही कानून बनाएगी तो ये जो कानून है वो किसके लिए सुलभ होंगे, कार्यपालिका के लिए। तो जिनके ऊपर हम लोग जिम्मेदारी है, प्रशासन की जिम्मेदारी है, अगर वही कानून बनाने लग गए, प्रशासन की जिम्मेदारी जिनके पास हो गया, अगर हम कहते हैं वही कानून बनाएंगे, कार्यपालिका ही कानून बनाएगी, तो कार्यपालिका पर वो किस तरह लागू होंगे। ये कार्यपालिका का मतलब आप देखिए दो प्रकार कार्यपालिका होती है, एक राजनीतिक कार्यपालिका होती है, एक सामान्य कार्यपालिका होती है। तो राजनीतिक कार्यपालिका अर्थात मंत्री वगैरह, और ये मंत्री वगैरह है, इन ये ही पूरा काम यही करने लगे, तो ये अपना जो विधान अपने कर्मचारियों के द्वारा जो कार्य करवाते हैं, अधिकारियों द्वारा जो कार्य होते हैं, जो लोक अधिकारियों के द्वारा जो कार्य होते हैं, उन पर इन कानूनों का क्या असर होने वाला है। अर्थात कानून का निर्माण का कार्य संसद का होता है। अब ये संसद को न होकर बहुमत के कारण, जब बहुमत आता है तो ये सब कुछ किसके पास आ जाता है, कार्यपालिका के पास ये कार्य आ जाता है प्रदत्त विधान के कारण। और जब कार्यपालिका अपने हिसाब से अपने अनुसार मनमाना कानून बनाने की कोशिश करती है, और जब मनमाना कानून बनेगा तो विधि के शासन में क्या होगा, उल्लंघन होगा, है या नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रशासनिक नियम और न्यायालय की बात करते हैं। देखिए देखिए जो प्रशासनिक नियम है वो कौन बनाता है, प्रशासनिक नियम और न्यायालय की बात कर लेते हैं। अब देखिए एक ही कानून, चाहे न्यायालय हो
है ना, सबके लिए एक ही कानून होता है। इस बात को हमको पता है कि जो विधि का शासन होता है उसमें सबके लिए क्या होता है, एक ही कानून होता है ना, चाहे वो कोई भी हो, एक ही सामान्य कानून होते हैं और सामान्य ही न्यायालय होते हैं। लेकिन ब्रिटेन में ऐसा नहीं है। ब्रिटेन में अलग व्यवस्था कर रखी है। अगर हम राष्ट्रीय बीमा अधिनियम की बात करें, हम जो मकान से रिलेटेड अधिनियम की बात करें, चाहे किराए से संबंधित अधिनियम की बात करें, चाहे जो सड़क और यातायात से संबंधित अधिनियम जो पारित हुए हैं, उसमें साधारण नागरिक और विभागीय अधिकारियों के मध्य अंतर किया गया है। उनके लिए एक ही प्रकार के कानून नहीं है। तो जब एक ही प्रकार के कानून नहीं है तो क्या नहीं है, विधि का शासन ही नहीं है। विधि के शासन पर क्या लग गई है, सीमाएं लग गई है। तो हम ये कह सकते हैं कि विधि के शासन में, विधि के शासन में सभी के लिए एक प्रकार के कानून, एक प्रकार के साधारण या सामान्य कानून, हम कह सकते हैं सामान्य कानून, है ना, वह सामान्य न्यायालय होता है। परंतु राष्ट्रीय बीमा अधिनियम, मकान किराया अधिनियम, राष्ट्रीय जो बीमा होता है ना, वो कानून बनाया गया है जब अधिनियम, मकान किराया, सड़क, यातायात अधिनियम में, इन अधिनियम में विभागीय अधिकारियों और साधारण नागरिकों के मध्य क्या किया गया है, में विभागीय अधिकारियों, विभाग के अधिकारी तथा साधारण जनता में अंतर किया गया है, अंतर किया गया है। क्लियर हो गया? क्या किया गया है, साधारण जनता में अंतर किया गया है। विभागीय अधिकारियों के लिए अलग प्रकार के कानून बनाए गए इन संदर्भ में और साधारण जनता के लिए अलग प्रकार के कानून बनाए गए। जब अलग अलग प्रकार के कानून है तो सामान्य कानून कहाँ है, फिर सामान्य न्यायालय कहाँ है? ये दोनों चीज होती नहीं है, और दोनों चीज नहीं है तो विधि का शासन भी वहां पर नहीं है। लेकिन ब्रिटेन ने इस तरह की व्यवस्था कर रखी है, अर्थात भेद कर रखा है। जो भी 40-50 साल से वर्षों से जो नए कानून बने उनमें इस तरीके का क्या कर रखा है, अंतर कर रखा है। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि वहां पर विधि के शासन पर सीमाएं लगाई गई है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, ये समझ में आ गया आपके? देखिए, नेक्स्ट की बात करें हम तो हम जानते हैं कि हमने पहले पढ़ा है संसद की सर्वोच्चता। पढ़ी कि नहीं पढ़ी? संसद की सर्वोच्चता, संसद की सर्वोच्चता, अर्थात जब संसद की सर्वोच्चता है अर्थात कानून सर्वोच्च नहीं है, अर्थात संसद पर विधि का प्रतिबंध नहीं है। संसद किसी भी प्रकार के कानून को लागू कर सकती है, किसी प्रकार के कानून में परिवर्तन कर सकती है, उसके पास बहुमत होता है, वो बहुमत की तानाशाही पर कुछ भी कर सकती है। ये बात जब सिद्ध हो गई तो हम क्या कहेंगे कि संसद की सर्वोच्चता है। देखिए, संसद किसी भी प्रकार का
किसी भी प्रकार का कानून लागू कर सकती है। संसद किसी भी कानून में क्या कर सकती है, परिवर्तन कर सकती है। देखिए, जब संसद किसी प्रकार के कानून को लागू कर देगी और किसी भी प्रकार के कानून में परिवर्तन कर देगी तो संसद सर्वोच्च हुई। कानून कहां सर्वोच्च हुआ बताओ? कानून हुआ क्या? क्योंकि यहां तो संसद सर्वोच्च है, तो संसद के पास जब बहुमत होता है तो संसद क्या करती है? बहुमत की तानाशाही, बहुमत की तानाशाही चलती है। और जहां तानाशाही होती है वहां पर विधि का शासन नहीं होता, विधि का शासन नहीं है। बताओ, जहां तानाशाही होगी वहां विधि का शासन होगा क्या? नहीं होगा ना। तो हम कह सकते हैं कि संसद की जो सर्वोच्चता की स्थिति ब्रिटेन में प्राप्त है, इसके आधार पर हम स्पष्ट कह सकते हैं कि वहां विधि के शासन पर सीमाएं लगी हुई है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, कुछ छोटी मोटी बात हो रही है जिसकी हम बात कर लेते हैं, जिससे ये टॉपिक हमारा पूरा होता है। देखिए, अंतरराष्ट्रीय कानून, अंतरराष्ट्रीय कानून में विधि के शासन पर क्या लगाते हैं? रोक लगाते हैं। ये भी विधि के जो अंतरराष्ट्रीय कानून है, हम बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय कानून। जो ये अंतरराष्ट्रीय कानून है ये विधि के शासन पर रोक लगाते हैं। विधि के शासन पर सीमाएं लगाते हैं, सीमाएं लगाते हैं। जैसे मानवाधिकार आयोग है, मानवाधिकार जो की बात करें हम, या हम बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के, वहां के जो कानून है वो हर राज्य को मानने पड़ेंगे और उन कानून के अकॉर्डिंग ही आपको चलना पड़ेगा। उन कानून के अकॉर्डिंग ही आप क्या करोगे? अपने कानूनों को, उनको आपके जो खुद के राष्ट्र के कानून है वो समाप्त हो जाते हैं यहां पर। जैसे विदेशी राजदूत है, मान लो कोई जो विदेशी राजदूत है या जो जहाज वगैरह है, इन पर अंतरराष्ट्रीय कानून लागू होते हैं, न कि राज्य के कानून। तो हम यह कह सकते हैं विदेशी राष्ट्रदूत जहाजों पर अंतरराष्ट्रीय कानून लागू होते हैं, देश के नहीं। जैसे मानो कोई राजदूत के द्वारा ब्रिटेन में कोई अपराध कर दिया जाए तो उसको जो अपराध की सजा है वो ब्रिटेन के कानून के हिसाब से नहीं मिलेगी, ब्रिटेन की विधि के अनुसार नहीं मिलेगी, उसे अंतरराष्ट्रीय विधि के अनुसार सजा मिलेगी। तो फिर आपके राष्ट्र की विधि का क्या हुआ? अर्थात आपके राष्ट्र की विधि पर क्या लग गया? अंकुश लगा कि नहीं लगा? तो हम इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जो अंतरराष्ट्रीय कानून है वो क्या करते हैं? वो किसी भी देश की विधि के शासन पर सीमाएं लगा देते हैं। क्लियर हो गया? जैसे कोई राजदूत की बात हुई, जहाजों की बात हुई, इनके ऊपर जो किसी भी राष्ट्र के कानून लागू नहीं होते हैं। इन पर कौन से कानून लागू होते हैं? अंतरराष्ट्रीय कानून लागू होते हैं, देश के नहीं। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं विधि के शासन पर सीमाएं लगाई गई है। इसके अलावा हम बात अन्य कानून की करें। अन्य कानूनों में अगर हम देखें, अन्य बातें कर लेते हैं कुछ छोटी मोटी जो विधि के शासन को सीमाएं लगाती है। जैसे अगर मानो हम बात करते हैं सम्राट की, है ना, किसकी? सम्राट की बात करें, जो सम्राट होता है इस पर किसी प्रकार का कोई मुकदमा दायर नहीं किया जा सकता। क्या होगा? मुकदमा दायर नहीं होगा। अब बताइए, साधारण नागरिक पर तो मुकदमा दायर होता है, सम्राट है तो मुकदमा दायर नहीं होगा। अर्थात सभी के लिए समान शासन कहां हुआ? विधि का शासन कहां हुआ? ना ही इसको कहीं पर उपस्थित होने के लिए बाध्य किया जा सकता है। तो हम कह सकते हैं उपस्थित होने के लिए बाध्य नहीं
इसको कोई न्यायालय नहीं बुला सकता, उपस्थित होने के लिए बाध्य नहीं कर सकता कि वो उपस्थित हो। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं ना कोई मुकदमा दायर होता है, ना उपस्थित होने के लिए बाध्य होता है। इसी तरह गृह मंत्री है ना, तो गृह मंत्री के पास भी विशेष अधिकार प्राप्त है। उसके जो राजदूतों के संदर्भ में जो है उनको भी अलग से विशेष अधिकार प्राप्त है। जो गृह मंत्री होता है वो किसी भी अन्य देश के व्यक्ति को ब्रिटिश प्रजा का प्रमाण पत्र दे सकता है कि कौन कहां की प्रजा है, ब्रिटिश की प्रजा है, उसका प्रमाण पत्र देता है गृह मंत्री। और जब चाहे गृह मंत्री उस प्रमाण पत्र को रद्द भी कर सकता है और उसको कोई भी किसी प्रकार की चुनौती नहीं दी जा सकती। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं, तो एक हमने बात की सम्राट की, एक बात की हमने गृह मंत्री की, है ना। ये क्या देता है, ब्रिटिश प्रजा का प्रमाण पत्र। ये चाहे जिसको देता है, नहीं चाहे उसका, जिसको रद्द करना होता है उसका रद्द कर देता है। इसको कोई किसी प्रकार की चुनौती नहीं होती। इसके अलावा ये दो एक्सेप्शन ये देख लिए। इसके अलावा राष्ट्रदूतों के बारे में बात करो, हमने बात अभी की थी। तो इन तीनों आधार पे हम कह सकते हैं इनके ऊपर विधि का शासन लागू ही नहीं हो रहा। तो ये सब क्या है, विधि के शासन पर सीमा है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।